नमस्कार, मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का जो महत्वपूर्ण दिवस है उसको हम सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ इंटरनेशनल वुमेंस डे की। तो आज ये क्लास जो भी महिलाएं देख रही हैं उन सभी को मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अभी सभी महिलाएं और पुरुष मिलकर इस क्लास पे ध्यान दे लेते हैं और चलिए क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है। ठीक है, तो पहले कथन देखते हैं। तो पहला कथन है, यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। यानी संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण होने से मतलब है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रत्नप्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। प्रशस्तिकार का मतलब है रचनाकार थे। ठीक है, अब देखिए इसके शिल्पी कौन थे? देलहन। तो इसके शिल्पी देलहन थे। और आपका नंबर 4 कथन जो है वो है, यह शिलालेख यानी कि इस शिलालेख से गोचर भूमि, यहाँ पे सॉरी गोचर है, गोचर भूमि, पाशुपत, शैव धर्म आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए जो आपका चीरवा शिलालेख है, कौन सा? चीरवा शिलालेख। ये कहाँ मिला था? तो देखिए चीरवा शिलालेख उदयपुर के चीरवा गांव में ही मिला था। तो सबसे पहले तो हम यही चीज़ याद रखेंगे कि यह उदयपुर के चीरवा गांव में मिला था और चीरवा गांव के एक मंदिर में ये मिला था। ठीक है, अब इसकी भाषा की बात करते हैं। तो इसकी भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा है संस्कृत भाषा। ठीक है, अब इसकी लिपि के बारे में बात करते हैं। तो लिपि कौन सी है? तो नागरी लिपि। कौन सी है? नागरी लिपि इसकी भाषा है। तो ये कथन कि इसका 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में ये कहाँ मिला था? चीरवा गांव उदयपुर में मिला था। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। और इसके प्रशस्तिकार या रचनाकार के संदर्भ में दूसरा कथन भी आपका सही है और इसके शिल्पी देलहन थे, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और इस शिलालेख से गोचर भूमि, पाशुपत, शैव धर्म आदि के बारे में जानकारी मिलती है, यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। अब देखिए इसके साथ साथ और क्या जानकारी मिलती है। तो इससे जानकारी मिलती है मेवाड़ के वंशावलियों के बारे में। तो मेवाड़ के जो शासक थे उनकी वंशावलियों के बारे में जानकारी मिलती है और मेवाड़ के धार्मिक और सामाजिक जीवन, वहाँ की सती प्रथा, गांव का जो माहौल था यानी कि जो ग्राम्य व्यवस्था थी उसके बारे में भी यहाँ से जानकारी मिलती है। तो ये सभी कथन जो है सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य है, आपके इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया है। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी को सभी टिक कर लीजिए। आज तो देखिए थीम भी पिंक पिंक रखी है। इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है भाई, अब महिलाओं को वैसे भी देखिए ज़्यादातर महिलाओं को या तो ब्लैक पसंद है या फिर पिंक पसंद है। तो मैंने सोचा भाई ज़्यादातर रेशियो फिर भी पिंक की तरफ ही आता है क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा है देखिए महिलाओं में। अब बच्चे बूढ़े सब है, वुमन मतलब बच्चे से लेके बड़े तक सबका दिन है। तो मैंने सोचा भाई पिंक ही रख दो अपने। तो चलिए हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? क्या पूछा गया है कि कौन से कथन सही है। तो इस सही को याद रखेंगे और जो सही है सिर्फ वही हम बताएंगे। तो पहले ऑप्शन देखते हैं। किराड़ू शिलालेख बाड़मेर जिले के किराड़ू गांव में स्थित शिव मंदिर के एक खंबे पर मिला। ठीक है, पहला कथन हमने पढ़ लिया। अब दूसरे कथन की तरफ चलते हैं। तो इस शिलालेख में परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है।
दूसरा कथन भी हमने पढ़ लिया। अब क्या पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर अब मुझे कौन देंगे, तो इसका आंसर मुझे अब आप लोग देंगे कि इसमें से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, या फिर दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं। तो देखिए ये सभी कथन जो थे वो सत्य हैं। क्या है? दोनों ही कथन सत्य हैं और आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अब किराड़ू शिलालेख जो है, इसकी लिपि के बारे में बात करें या इसकी भाषा के बारे में बात करें, तो इसकी भाषा जो है वो संस्कृत है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा में ये उत्कीर्ण हुआ है या लिखा हुआ है, और कब? 1161 ईस्वी में। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इसमें परमार वंश की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्या बोला गया है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसका मतलब हमें सही गलत ढूंढना है और उसमें से जो गलत है हम उस पर राइट मार्क करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपके सभी जो एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के पैटर्न इसमें सम्मिलित हैं, तो आप क्वेश्चन को आराम से देखेंगे। कोई आईएएस के लेवल का भी है, पटवार के लेवल का भी है, पुलिस स्टैंडर्ड जो है उसके लेवल का भी है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद ही आंसर के बारे में सोचेंगे। तो पहले अपने ऑप्शंस देखते हैं। तो एक तरफ आपको दे रखे हैं शिलालेख और एक तरफ दे रखी है उनकी लोकेशन। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? गोसुंडी शिलालेख, और इसकी लोकेशन कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और दूसरा क्या है? नादसा युग स्तंभ लेख, कहाँ पर? भीलवाड़ा में। तीसरा है बरनाला युग शिलालेख, ये कहाँ पर बताया गया है? कोटा में। बिचपुरिया युग स्तंभ लेख कहाँ पर बताया गया है? टोंक में। तो देखिए आप सभी जो क्लास देख रहे हैं, इसका आंसर मुझे गलत सही जो भी आता है आप मुझे बताएंगे सबसे पहले कि कौन सा जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन को एक बार वापस से पढ़ लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पूछा क्या गया है। तो हमें यही बताना है कि जो अभिलेख या शिलालेख है उनकी प्राप्ति स्थल कौन सी है या कौन सा है। तो कौन कौन से पूछे गए हैं? गोसुंडी शिलालेख, नानसा, बरनाला, बिचपुरिया। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गोसुंडी शिलालेख की। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, यानी कि इसका प्राप्ति स्थल कौन सा है? तो इसका प्राप्ति स्थल जो है वो है चित्तौड़गढ़। तो गोसुंडी शिलालेख जो है इसके संदर्भ में आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए बात करते हैं इसकी भाषा के बारे में। तो इसकी भाषा कौन सी है, यानी ये किस भाषा में लिखा गया है, उकेरा गया है? तो ये देखिए संस्कृत भाषा में। कौन सी? संस्कृत भाषा में। और इसकी लिपि की बात करें तो इसकी लिपि है ब्राह्मी। कौन सी? ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया है। और अब बात करते हैं हम नादसा युग स्तंभ लेख की। गोसुंडी शिलालेख के बारे में देखिए जान लीजिए कि ये वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ पर? उदयपुर संग्रहालय में। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे कि वर्तमान में ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई। प्राप्ति कहाँ हुई है? चित्तौड़गढ़ में। और सुरक्षित कहाँ है? सुरक्षित है उदयपुर संग्रहालय में।
और देखिए इससे क्या जानकारी मिलती है, तो इसमें राजस्थान के जो भगवत या भागवत वंश जो है उनके बारे में जानकारी मिलती है। भगवत वैष्णव संप्रदाय या भगवत संप्रदाय, इनका जो सबसे प्राचीन उल्लेख है वो यहाँ पर है। सॉरी, तो इस भगवत संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय का जो उल्लेख है वो सबसे पहले किस लेख में मिला था, तो गोशुंडी शिलालेख में इनका उल्लेख मिला था। अब बात करते हैं नालंदा की। तो नालंदा शिलालेख ये कहाँ मिला था? नालंदा शिलालेख मिला था आपके भीलवाड़ा में, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है। तो भीलवाड़ा का जो गांव है नालंदा, उसी के तालाब में ये लेख मिला था। और ये पढ़ा कब जाएगा भाई? जब तालाब का पानी निकाला जाएगा, ये तब पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब इसकी भाषा के बारे में बात करें तो इसकी भाषा जो है वो है संस्कृत। ये पुरातात्विक स्रोत हैं, जो भी अभिलेख शिलालेख जो हम पढ़ रहे हैं आज की क्लास में। अब देखिए इससे जानकारी क्या मिलती है, तो इससे जानकारी मिलती है उत्तर भारत में जो पौराणिक यज्ञ हो रहे थे उनके बारे में। तो पौराणिक यज्ञों के बारे में इस लेख से क्या पता चलता है हमें कि भाई किस तरीके के कौन कौन से यज्ञ उस समय आयोजित किए जाते थे। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है। अब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो गया? राइट हो गया भाई। अब किसके बारे में देखेंगे? बरनाला युग शिलालेख। अब ये कहाँ पर है? तो बरनाला जो है वो आपके जयपुर में है। कहाँ पर? जयपुर में है। और इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा है संस्कृत। क्या है इसकी भाषा? तो बरनाला युग शिलालेख की भाषा है संस्कृत। और वर्तमान में ये कहाँ पर है? तो वर्तमान की अगर जब भी हम बात करें तो वर्तमान में ये आमेर म्यूजियम में है। कहाँ पर? आमेर म्यूजियम में। अब देखिए हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें लोकेशन दे रखी है बरनाला शिलालेख की कोटा, जो कि पूर्णतया गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ये रॉन्ग है बिल्कुल। अब बिचपुरिया युग स्तंभ की बात करें तो बिचपुरिया कहाँ पर है? तो बिचपुरिया लेख जो है वो आपके टोंक में है। और इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा जो है वो है संस्कृत, यानी कि संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है या संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, उकेरा हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो आप मार्क कर लीजिए। देखिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास में हैं तो पूरा ध्यान इस क्लास पे रखेंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करेंगे, अपने ग्रुप्स में शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे अगर अगला वीडियो पोस्ट होगा आपको देखना होगा। उसके लिए क्या ज़रूरी है? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अब। और हमारा अगला क्वेश्चन, घटियाला के लेख कहाँ से प्राप्त हुए? कौन से लेख? घटियाला के लेख कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन देखते हैं, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। चलिए आप एक काम कीजिए, आप तो बस तुक्के मार दीजिए। मैं तो वो देख लेती हूँ कि आप कितना सही बता पाते हो। तुक्के में भी अगर बाय चांस सही हो जाए तो देखते हैं आपके। तुक्के ही मारो आज तो आप। तो देखिए मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि आपके तुक्कों का भी वेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो घटियाला के जो शिलालेख हैं वो 2 शिलालेख थे और जोधपुर में मिले हैं। कहाँ पर? जोधपुर में मिले थे। 2 शिलालेख ये हैं जिनमें से एक की भाषा क्या है? मराठी
और दूसरे की भाषा है संस्कृत। कितने लेख प्राप्त हुए थे? 2 लेख प्राप्त हुए थे, जिनमें एक की भाषा मराठी है और एक की भाषा संस्कृत है। अब इससे जानकारी क्या मिलती है? तो अगर उस जानकारी के लिए बात करें हम, तो इसमें मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। कौन से वंश? मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली। ये वंशावली और इनकी उपलब्धियां इस लेख पर लिखी हुई है, जिसकी भाषा के संदर्भ में अगर जाने तो इन दोनों लेखों में एक की भाषा मराठी थी और दूसरे की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन, बिठू का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? बिठू का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ भाई? ऑप्शन देखते हैं पहले तो। पाली, अलवर, जोधपुर और उदयपुर। अब आप मुझे जल्दी से बताएंगे भाई। सब लोग सोच रहे होंगे आज मैडम ने क्लास में ये क्या ले लिया, पिंक पिंक सा, पिंक कलर की थीम वुमेन्स डे पे। तो बिठू का लेख जो है वो पाली के किस गांव से प्राप्त हुआ है? पाली के बिठू गांव से। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है इसके लिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बरबंद का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? किसके बारे में बात की जा रही है? बरबंद के लेख के बारे में बात की जा रही है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखते हैं, अजमेर, भरतपुर, नागौर और डूंगरपुर। जल्दी से कमेंट कर दीजिए ABCD कौन सा ऑप्शन राइट है। पढ़ने वाले स्टूडेंट भी तो हैं, वो कमेंट कर दिया करो भाई, जल्दी से आना चाहिए कमेंट। तो देखिए, बरबंद का लेख जो है वो भरतपुर के बरबंद गांव से ही मिला है। कहाँ से? भरतपुर के बरबंद गांव से ही मिला है। अब देखिए, अकबर की पत्नी थी मरियम उजमानी। क्या नाम था? मरियम उजमानी। इनकी आज्ञा से यहाँ पर बाग बनाया गया था और बावड़ी बनाई गई थी। तो ये जानकारी हमें किससे मिली थी? बरबंद के शिलालेख या अभिलेख से हमें ये जानकारी मिली थी, जो कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है भरतपुर के बरबंद गांव में। तो ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जाबालीपुर, साकंबरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो ऑप्शन देखेंगे पहले तो, आमेर शिलालेख, चीरवा शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, श्रृंगी ऋषि शिलालेख। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करेंगे इसका आंसर, राइट आंसर क्या है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। अरे महिला दिवस पर महिलाओं थोड़ी तो आगे आओ। ऐसे दुनिया करती रहेगी भाई कि महिलाओं को आगे लेके आओ, महिलाओं को आगे लेके आओ। गलत सही कुछ तो होगा ही। देखो, सही तो आपको वैसे भी पता चलना ही है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई, मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट्स का। तो देखिए, मैं ही बता देती हूँ भाई, बिजोलिया शिलालेख। कौन सा? बिजोलिया शिलालेख से हमें इन प्राचीन नगरों की जानकारी मिलती है। अब देखिए, बिजोलिया शिलालेख कहाँ है? अरे बिजोलिया शिलालेख के बारे में पूछ रही हूँ कि ये कहाँ पर स्थित है।
तो ये है आपके भीलवाड़ा में। अब देखिए इससे क्या पता चलता है या क्या जानकारी हमें मिलती है। तो सांभर झील, वही खारे पानी वाली, नमक जिसमें मिलता है सबसे ज़्यादा, सांभर झील और चौहान वंश के बारे में। किसके बारे में जानकारी मिलती है? सांभर झील और चौहान वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस लेख में ये बताया गया है कि चौहान वंश की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है। तो चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि वत्स गोत्र ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति हुई है। कौन से ब्राह्मणों से? वत्स गोत्र ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति हुई है। और वर्तमान में हम जिसे ऊपरमाल का पठार कहते हैं, इस लेख में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है? तो वो भी देखिए आप, उत्तमाद्री। वर्तमान में जिसे हम ऊपर माल का पठार कहते हैं, इस लेख में उसे उत्तमाद्री कहा गया है। तो ये चीज़ भी बिल्कुल ध्यान रखने वाली है कि आप याद रखें ये सारी चीज़ें कि इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए इसके रचयिता के बारे में भी हम जान लेते हैं। इसके रचयिता हैं गुण भट्ट। कौन है इसके रचयिता? इसके रचयिता गुण भट्ट हैं। तो अब आपकी बिजोलिया शिलालेख के बारे में सारी जानकारियाँ क्लियर हो गई है कि भाई ये कहाँ से था, कौन इसके रचयिता हैं, क्या क्या इसमें मिला था। तो प्राचीन नगरों का उल्लेख जो है वो कहाँ मिला था? बिजोलिया शिलालेख में मिला था, भीलवाड़ा में मिला था। ठीक है। अब देखिए चीरवा शिलालेख और श्रृंगी ऋषि शिलालेख कहाँ पे मिले थे? तो ये दोनों ही जो हैं वो उदयपुर में मिले थे। कहाँ पर? उदयपुर में। ठीक है। अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। माचेड़ी की बावड़ी का लेख किस जिले से संबंधित है? क्या पूछा है? माचेड़ी की बावड़ी का लेख किस जिले से संबंधित है? तो ऑप्शन देखते हैं पहले। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है अलवर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर। अब इस क्वेश्चन का तो आंसर आप दोगे सारे। भाई मैं ही बताऊं क्या? एग्जाम में ऐसा होता है ना, आज तो मेरा दिन है, मेरी बात मानो भाई। वुमेंस डे है ना, तो वुमन की बात मानो। क्वेश्चन का राइट रॉन्ग जो भी आंसर आता है आप मुझे बताओ। तो जो भी आपको आ रहा है वो बस बताते जाओ। अरे क्या ही है इसमें, गलत सही एक ही तो होने वाला है। तो देखिए इसका संबंध जो है वो अलवर जिले से है। किससे? अलवर जिले से है। और इस लेख में ही सबसे पहले बड़ गुर्जर शब्द का प्रयोग हुआ था। किस शब्द का? बड़ गुर्जर। तो अब आपको ये याद होना चाहिए, अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए बड़ गुर्जर शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में किया गया है, तो आपको याद होना चाहिए माचेड़ी की बावड़ी शिलालेख में। ठीक है। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कौन सा या कौन से अभिलेख या अभिलेखों से हमें यह ज्ञात होता है कि मौर्यों का संबंध राजस्थान से था। किसके बारे में बात की गई है? मौर्य वंश के बारे में बात की गई है कि ऐसा कौन सा शिलालेख या अभिलेख है जिसमें ये बताया गया है कि मौर्य वंश जो है वो राजस्थान से संबंधित था। तो देखते हैं पहले। तो ये गलत लिख दिया गया है, ये है कणस्वा। तो कणस्वा का लेख, मानमोरी का लेख, नादसायुप स्तंभ लेख और उपरोक्त सभी। ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि कणस्वा, मानमोरी, नादसायुप स्तंभ लेख या ये सभी कौन सा ऐसा लेख है जिसमें ये बताया गया है कि मौर्य वंश का संबंध जो है वो राजस्थान से था। तो कणस्वा कहाँ का था? सबसे पहले तो ये देखिए,
तो कणस्वा का जो लेख है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले तो कणस्वा अभिलेख या शिलालेख ये कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये कोटा के कणस्वा गांव में शिव मंदिर है, वहाँ पर ये प्राप्त हुआ था। अब देखिए इसमें ये कैसे पता चलता है कि इसका संबंध मौर्य वंश से था? तो कैसे पता चल रहा है भाई? तो ये देखिए मौर्य वंश के राजा थे, राजा धवल। तो इसमें जो है मौर्य वंश के राजा धवल का नाम आया था, जिससे ये पता चलता है कि भाई इसमें मौर्य वंश का संबंध राजस्थान से था। ठीक है, तो कणस्वा आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा कौन सा है? मानमोरी का लेख। तो ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, या इससे रिलेटेड आपने कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि आप सभी ने नाम सुना है कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड जो किसका नाम सुना है आपने? कर्नल जेम्स टोड का। और कैसे? तो भारतीय इतिहास के पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारतीय इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, या भारतीय इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड। अब इनका ग्रंथ था कौन सा? तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से इनका एक ग्रंथ था। और ये जब भारत थे तो इन्होंने घोड़े पर बैठकर राजस्थान की यात्रा की थी, इसलिए इन्हें घोड़े वाले बाबा जी भी कहा जाता है। ठीक है, तो मानमोरी और कणस्वा ये दोनों ही जो हैं, इनका संबंध किससे है? मौर्य वंश से है। और देखिए कर्नल जेम्स टोड जो है, इनको ही ये मानमोरी का ग्रंथ मिला था, और ये इसको अपने साथ ले जाना चाहते थे इंग्लैंड। और किस रास्ते से? समुद्री रास्ते से ये इंग्लैंड उसको ले जाना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश ये उसको ले जा नहीं पाए और इन्होंने समुद्र में ही वो फेंक दिया। और इसकी प्रतिलिपि जो है, मानमोरी अभिलेख जो है, इसकी प्रतिलिपि जो है, इसी का उल्लेख उन्होंने अपने ग्रंथ एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के प्रथम भाग में किया था। ठीक है, तो ये देखिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये भी याद रखेंगे। अब देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 व 2 दोनों सही, ये आपका राइट आंसर है। यानी कि जो मौर्य वंश है उनका उल्लेख या उनका संबंध राजस्थान से है, ये किस लेख में है? तो कणस्वा और मानमोरी। तो ऑप्शन नंबर 1 व 2 नंबर दोनों सही है, ये आपका राइट आंसर है। नानसा युग स्तंभ में इसका कहीं भी उल्लेख या जिक्र नहीं है, तो ये आप याद रखेंगे। थोड़ी सी गलती कभी कभार हो जाती है, पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? क्या पूछा गया है? ये पूछा गया कि किसानों से जो कर लिया जाता था भाई, उसका उल्लेख किसमें है, यानी कौन सा ऐसा लेख है जिसमें ये उल्लेखित है कि भाई किसानों से कर लिया जाता था। तो अब देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं अपन। पुर ताम्रपत्र, चिकली ताम्रपत्र, बेड़ावास ताम्रपत्र और आहड़ ताम्रपत्र। तो देखिए किसानों के कर के संबंध में ये पूछा गया है कि भाई कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें करों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो देखिए आपके ऑप्शन पुर ताम्रपत्र, चिकली, बेड़ावास और आहड़। तो देखिए चिकली जो है, चिकली ताम्रपत्र में यह
साफ साफ पता चलता है कि भाई यहाँ पर किसानों से लाग बाग या विविध कर जो है इनका उल्लेख मिलता है। और इसमें क्या मिलता है, तो इसमें मिलता है खेतों के विभाजन की पद्धति की जानकारी। तो ये भी आपको याद रखना है कि इससे कौन सी जानकारी मिलती है, तो खेतों के विभाजन की जानकारी। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि खेतों के विभाजन की जानकारी हमें किस लेख से प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए पुर के बारे में बात करते हैं। तो पुर जो है वो जौहर प्रथा पर प्रकाश डालता है। किस पर? जौहर प्रथा पर। तो पुर के बारे में आप ये याद रख लेना कि पुर जौहर प्रथा पर प्रकाश डालता है, या जौहर प्रथा पर जो लेख है वो कौन सा है? पुर ताम्रपत्र। और बेड़ावास की बात करें तो ये बात करता है उदयपुर शहर बसाने के बारे में। तो अब आपके सामने ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि पुर ताम्रपत्र का संबंध किससे है, चिकली का संबंध किससे है, बेड़ावास का संबंध किससे है, और आहड़, अच्छा आहड़ का संबंध देखिए ये सोलंकी राजाओं की वंशावली के बारे में बताता है। कौन से? सोलंकी राजाओं की वंशावली के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। और आज इसी क्वेश्चन के साथ हम इस क्लास को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन फिर आपसे मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। जल्द ही आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए